अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है जदीदियत, जिसे मॉडर्निज़म भी कहा जाता है। जदीदियत 20वीं सदी ईस्वी का बड़ा अहम मौजू है और जदीदियत वो तर्ज़ फ़िक्र हैं जो इस पूरी सदी में तकरीबन तमाम उलूम के अंदर अपना इजहार करता रहा है और दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि एक हावी फ़िक्र के तौर पर मौजूद रहा है। 20वीं सदी के इस दौर में जो रुझानात अदब में या समाजी उलूम के दीगर शाखों में नुमायाँ हुए, उनको हम जदीदियत से क्यों मंसूब करते हैं, हालांकि इससे पहले भी जो जदीद होने का अमल है वो तो इंसान का शुरू से ही जारी रहा है। ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब इस वक्त नहीं दिया जा सकता। जब हम इसकी फ़िक्री बुनियादों को समझने में कामयाब हो जाएंगे या फिर हम इसके पस मंज़र से वाकिफ़ होंगे तो शायद इसका जवाब आपको ख़ुद से ही मिल जाएगा। जदीदियत को सादा लफ्ज़ों में या जिद्दत को हम सादा लफ्ज़ों में इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इन जो आपके समाज में या मुआशरे में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही होती हैं, उनसे इंसान का ख़ुद को हम आहंग करना जदीद या जिद्दत कहलाता है। और ये वो काम है जो इंसान जब से पैदा हुआ उस वक्त से लेकर अब तक वो मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रा है और इर्तिक़ा के अमल से गुज़रा है। वो इर्तिक़ा चाहे बायोलॉजिकल हो या सोशोलॉजिकल हो, दोनों तरह की तब्दीलियों का इंसान ने सामना किया है और फिर उससे ख़ुद को हम आहंग भी किया है। यूँ जो जदीद होने का अमल है वो उसका उस वक्त से ही शुरू है या जदीद होने का अमल का आगाज़ उसके इब्तदाई दिनों से ही हो गया था। इंसान पहले जंगलों के अंदर रहता था, शिकार करता था और फिर उसके बाद जब उसके अंदर कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आए सो उसने ख़ुद को थोड़ा सा मज़बूत और मरबूत किया और फिर उसने अपने ज़हन का इस्तेमाल किया और शिकार करने की बजाय अब वो फसलें ख़ुद से उगाने लगा और जानवरों को पालने लगा। फिर ज़राअत का आगाज़ हो गया और ज़राअत के आगाज़ के साथ ही उसने बस्तियाँ बसाना शुरू कर दी और चूँकि ज़राअत के लिए पानी बड़ा अहम होता है तो क़दीम अगर दौर के इंसान का मुताला किया जाए तो उसने तमाम बस्तियाँ दरियाओं के किनारे पर आबाद की और यूँ तहज़ीब और सक़ाफ़त का अमल जो था वो शुरू हो गया। अब जब उसने बस्तियाँ बसाना शुरू की तो फिर शहर बने और शहरों से फिर रियासत का जो तसव्वुर था वो उभर कर आया सामने। इसके साथ साथ उसने तख्लीक का अमल भी जारी रखा और पहले वो निहत्था होता था, फिर उसने औज़ार बनाना शुरू कर दिए, उन औज़ारों से वो शिकार करता था, फिर उसने ज़राअत के आलात पैदावार बनाए, फिर उसने आग का इस्तेमाल सीखा, फिर उसने पहिया ईजाद कर लिया। पहिया ईजाद करने के बाद ज़ाहिर है कि उसने करेंसी ईजाद की, फिर बार्टर सिस्टम, लेन देन का सिलसिला भी मुख्तलिफ़ मराहिल से वो गुज़रा और फिर उसने रियासत के साथ साथ कुछ साइंस के अंदर भी तब्दीलियाँ की और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश और दिलपज़ीर बनाता चला गया। उसने बिजली ईजाद की, उसने एटम बम बनाया, उसने कंप्यूटर को ईजाद किया और उसने मुख्तलिफ़ क़वानीन फ़ितरत को दरियाफ़्त किया और फिर उनकी मदद से इस फ़ितरत को तस्ख़ीर करने की कोशिश की और फ़ितरत में होने वाली तब्दीलियों और समाज में होने वाली तब्दीलियों से हमेशा वो ख़ुद को हम आंग करता रहा है। सो इस तरह अगर हम इंसान के समाज के इर्तिक़ा के मुख्तलिफ़ अदवार का मुताला करें तो वो हमेशा ख़ुद से इन तब्दीलियों के साथ ख़ुद को हम आहंग और मवाफ़िक़ बनाने की कोशिश करता रहा है और यही उसकी बक़ा की ज़मानत भी है। सो जो मुआशरे जदीद होने से या अपने आप को आगे ले जाने या तरक्की की मनाज़िल की तरफ जाने से हिचकिचाते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं और उनकी
उनको बका का ख़तरा लाहिक हो जाता है। सो इंसान हमेशा जदीद और जो है ये होने की कोशिश में मगन रहा है, और इस जिद्दत की जो बुनियाद है वो तग़य्युर पर है, तबद्दुल पर है, तब्दीली पर मौजूद है। आप चाहे तस्लीम करें ना करें, हर समाज के अंदर तब्दीली का जो अमल है वो हमा वक्त जारी रहता है, और इनके साथ हम आहंग होने का जो अमल है वो इंसान हमेशा से करता चला आ रहा है। अब 20वीं सदी के अंदर अगर हम देखें तो जो तब्दीली का अमल था वो पहले कई सालों के बाद ज़हूर पज़ीर होता था, और एक तब्दीली के बाद जब दूसरी तब्दीली आती थी तो उसमें कई नस्लें गुजर जाती थी। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के बायस 20वीं सदी के अंदर जो तग़य्युरात रूनुमा हुए वो बहुत तेज़ी के साथ हुए, और उस तब्दीली को इंसान ने महसूस किया, और इंसान ने ख़ुद को उससे हम आहंग करने के लिए उसको ख़ासी तगो-दो करनी पड़ी। तो ये तब्दीली का जो अमल तेज़ी से वक़ूअ पज़ीर हो रहा था, ये 20वीं सदी के आगाज़ में शुरू हुआ। इसीलिए हम इस दौर को मॉडर्निज़म या जदीदियत का दौर कहते हैं, जो 20वीं सदी के आगाज़ से लेकर तकरीबन इसके इख्तिताम तक मौजूद रहा है। और उसके बाद फिर माहिरीन कहते हैं कि हम एक नए अहद में दाखिल हुए हैं, जिसको हम माबाद जदीद अहद या पोस्ट मॉडर्न अहद कहते हैं। अब जो जदीदियत यूरोप के अंदर 20वीं सदी के आगाज़ में सामने आई, उसके पीछे कई फ़लसफ़े मौजूद हैं। उसके अंदर सेकुलरिज़म का तसव्वुर भी मौजूद है, उसके पीछे ह्यूमनिज़म का तसव्वुर भी मौजूद है, उसके पीछे एग्जिस्टेंशलिज़म की पूरी फ़िलॉसफ़ी उसको सपोर्ट कर रही है, उसके पीछे खड़ी है। और बहुत सारे जो तहरीकें थीं या तसव्वुरात थे, वो उनके जदीदियत उनके ख़िलाफ़ रद्द अमल भी ज़ाहिर करती है, और रवायत से अपना जो रिश्ता है उसको मुनक़ता करके इंडिविजुअलिज़म की तरफ हमें लेकर चली जाती है। आखिर इसकी क्या ज़रूरत थी, या ऐसा क्यों वक़ूअ पज़ीर हो रहा था? इसको समझने के लिए हमें जदीदियत के पस मंज़र को या इसके पीछे मौजूद फ़िक्री बुनियादों को समझने की ज़रूरत है। सो हम आज की इस लेक्चर में जदीदियत के पस मंज़र को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद इसके क्या ख़ुसूसियात हैं या इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनको समझेंगे, ताकि हम इस तसव्वुर को या इस फिनोमेना को बेहतर अंदाज में समझने के काबिल हो सकें। अगर हम इस मॉडर्निज़म या जदीदियत के इस फिनोमेना को समझने में कामयाब हुए, तो फिर हम इस काबिल होंगे कि हम पोस्ट मॉडर्न अहद के फिनोमेनास को समझ सकें, उन मज़ाहिर को बेहतर तरीके से मारिज़ तफ़हीम में ला सकें। सो पोस्ट मॉडर्निटी की जो बुनियादें हैं या जड़ें हैं, वो ज़ाहिर है कि मॉडर्निज़म के ऊपर मौजूद हैं, और जब तक हम इसको नहीं समझ सकते तब तक हमें पोस्ट मॉडर्न फिनोमेना समझ नहीं आ सकता। सो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा तारीख़ में झाँकना पड़ेगा, और ज़्यादा दूर नहीं तो हमें रेनेसां जो यूरोप के अंदर अहयाए उलूम की उसे तहरीक कह लें या नशात सानिया कह लें, वो जब सूरत पज़ीर होती है तो उसमें उसको हमें देखना है। तो जो रेनेसां है, ये फिनोमेना या ये मज़हर या ये सूरत हाल जो थी, ये 14वीं सदी ईस्वी में यूरोप के अंदर नमूदार हुई, और 14वीं सदी ईस्वी से लेकर तकरीबन 17वीं सेंचुरी तक ये किसी न किसी शक्ल में यूरोप के अंदर रही, और फिर उसके बाद फिर और मज़ीद तब्दीलियाँ आईं, और इस तहरीक ने, रेनेसां की तहरीक ने यूरोप की इंसान को नए ज़ावियों से और नए जहतों से ख़ुद को समझने की और अशिया को समझने की, और इंसान और कायनात, इंसान और खुदा और उसका अपनी ज़ात के साथ जो रिश्ता है उसको नई सूरतें इस तहरीक ने अता की हैं। हुआ ये कि हम अब यूरोप की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो यूरोप की हिस्ट्री को जो माहिरीन हैं वो 3 अदवार में तकसीम करते हैं।
एक एंशियंट एज है, एक को डार्क एज या मेडिवल टाइम्स भी कहते हैं, और उसके बाद जो मॉडर्न एज शुरू हो जाती है यूरोप की। जो एंशियंट एज है वो तकरीबन बनती है कोई 5th सेंचुरी से पहले की। 5वीं सदी ईस्वी से पहले का जो ज़माना है उसको कहते हैं कि ये एंशियंट एज है। फिर 5th सेंचुरी से लेकर तकरीबन 14th सेंचुरी या 15th सेंचुरी तक का जो दौर है इसको यूरोप में मिडीवल टाइम या उर्दू में हम इसे अज़्मिना वुस्ता कह देते हैं, वो दौर है। और उसके बाद फिर मॉडर्न दौर जो है या जदीद दौर जो है वो यूरोप के अंदर शुरू हो जाता है। जो डार्क एजेस हैं उस दौर को अगर देखा जाए तो वहाँ पर यूरोप के अंदर जो चर्च है या मज़हब है उसकी अजारादारी कायम है, और चर्च ने ज़ाहिर है कि जो सेकुलर उलूम हैं उनके ऊपर सख्ती से पाबंदी लगाई हुई थी, और ईसाइयत ही को वो सब कुछ समझते थे, और चर्च की बालादस्ती पूरी तौर पर मौजूद थी। जब रेनेसां का आगाज़ हुआ तो जो लोगों ने महसूस किया या एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि जिसमें चर्च की बालादस्ती का ख़ात्मा मकसूद था, और दूसरे जो साइंटिफिक और फ़लसफ़ियाना उलूम थे उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी। इससे पहले जो यूनानी फ़िक्र थी या रोमी फ़िक्र थी या जो यूनानी फ़िलासफ़ी थी उसको सख्ती से दबाया गया था, क्योंकि वो रैशनल थे और अक्ल की बुनियादों पर वो उलूम मबनी थे। अगर आप देखें तो बाकायदा तौर पर डार्क एजेस के अंदर हमें अफलातून एकेडमी पर पाबंदी लगती दिखाई देती है। अफलातून एकेडमी को महज इसलिए बंद कर दिया गया था कि क्रिश्चियंस या पादरियों के नज़दीक वो इल्हाद फैला रहे थे। तो इसका वाक़या जो है वो अगर आप देखें तो 526 ईस्वी में वक़ूअ पज़ीर हुआ, जब जस्टिनियन जो कि बाज़ंतीनी बादशाह था उसने अफलातून एकेडमी के ऊपर पाबंदी लगा दी। और इसी तरह जो फ़लसफ़ी ख़ातून थी हैपेशिया, उसको भी कत्ल किया गया या उसके ऊपर भी मुकदमात चलाए गए, क्योंकि उनके नज़दीक औरत कैसे फ़लसफ़ी हो सकती थी। और इसी तरह पैगन्स जो थे यानी गैर ईसाई कल्चर का ख़ात्मा करने की भी इस दौर के अंदर कोशिश की गई थी। तो इस तरह मज़हब और चर्च जो था वो पूरे समाज के ऊपर हावी था और तमाम लोगों का इस्तेहसाल कर रहा था। तो अब फिर 14th या 15th सेंचुरी के अंदर चर्च की इस बालादस्ती का जो ख़ात्मा था उसको ज़रूरी समझा गया। तो लिहाजा जो मुफक्किरीन थे उन्होंने यूनानी फ़लसफ़े को ज़्यादा उजागर करने की कोशिश की, क्योंकि उसी की मदद से ही फ़लसफ़े और साइंस और जो सेकुलर तालीम थी उसकी मदद से ही चर्च को शिकस्त दी जा सकती थी। सबसे पहले अगर हम देखें तो रेनेसां, जिसका मतलब है रीबर्थ अज़ सर नौ किसी चीज़ का पैदा होना। इसमें फिर यूनानी फ़लसफ़ा जो मौजूद था इसका रिवाइवल हो रहा था। इसके लिए जो इस्तिलाह रेनेसां फ़्रांसीसी ज़ुबान में इस्तेमाल की जाती है, जिसका मतलब है रीबर्थ, यानी उलूम को अज़ सर नौ उन्होंने अपनाया और उनको सोसाइटी में राइज करने की कोशिश की। अगर हम रेनेसां को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो इसमें एक वाक़या जो ये वक़ूअ पज़ीर हुआ कि 1453 में, वो भी इसकी बुनियादों में बड़ा अहमियत का हामिल है रेनेसां की, कि 1453 में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया या इस्तांबुल को फ़तह कर लिया, और उस पर पहले ईसाई कब्ज़ा था और वो एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ था, और चीन से समरकंद और बुखारा के रास्ते से बहुत सारी चीज़ें जो थी वो अशिया वो वहाँ पहुँचती थी इस्तांबुल या कुस्तुनतुनिया, और फिर हिंदुस्तान से
अशिया या तिजारत का जो सामान था वो काबुल, हिरात, अस्फ़हान और इन रास्तों से गुज़रता हुआ वहाँ पहुँचता था। फिर इसी तरह गुजरात, मालाकंड, लंका और इन इलाक़ों से भी सामान, फिर शाम, यमन और इन इलाक़ों से भी चीज़ें जो थीं वो कुस्तुनतुनिया पहुँचती थीं और वहाँ के जो ट्रेडर्स थे, वहाँ के जो ताजिर थे, वो उस सामान को लेकर फ़्रांस, स्पेन, बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी और यूरोप के दीगर ममालिक में ले जाया करते थे और वहाँ उन्हें बेच के ढेरों दौलत कमाया करते थे। 1453 में जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया तो ये जो तिजारती मरकज़ था ये ख़त्म होकर रह गया और इटली के जो ताजर थे जो इस सामान को एशिया से लेकर यूरोप के अंदर मुंतकिल करते थे और ढेरों दौलत कमाते थे, अब उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला हो गया कि किस तरह से हम तुर्की की इस सल्तनत के अंदर से गुज़रे बग़ैर मुख्तलिफ़ इलाक़ों से सामान हासिल करें और यूरोप तक पहुँचाएँ। सो इस मकसद के हुसूल के लिए उन्हें नए रास्तों की ज़रूरत पड़ी, नई राहों की तलाश करना पड़ी। इस मकसद के लिए उन्होंने बहरी सफ़र किए और अगर आप देखें तो 1492 में कोलंबस ने अमेरिका का रास्ता जो था वो दरियाफ़्त कर लिया और फिर दूसरी तरफ 1498 के लगभग वास्को डे गामा ने बहरे हिंद से गुज़रते हुए हिंदुस्तान का रास्ता दरियाफ़्त किया और इन रास्तों से फिर तिजारत के नए मराकज़ बने और सामान तिजारत जो था वो एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लग गया। तो इस तरह उन्होंने नए रास्ते तलाश किए और फिर अपने उलूम और फ़नून को बेहतर करने की कोशिश की। अगर हम यूरोप की इस इल्मी और फ़िक्री सूरत हाल को देखें तो जो वो यूनानी फ़लसफ़े और रोमी फ़लसफ़े को अपने यहाँ मुरव्वज कर रहे थे, वो दरअसल अरबों के रास्ते से वहाँ उन तक पहुँचा था क्योंकि 19th सेंचुरी से लेकर तकरीबन 13th सेंचुरी तक मुसलमान जो मुफ़क्किर थे उन्होंने तकरीबन तमाम यूनानी उलूम को अरबी में तर्जमा कर लिया था और ख़ास तौर पर अगर हम यूरोप की फ़िक्री तारीख़ का मुताला करें तो उस पर इब्न रुश्द और इब्न सीना के ख़यालात की गहरी छाप हमें दिखाई देती है और इब्न रुश्द ने अरस्तू की जो किताबें थीं उनकी तशरीह की और उसके ऊपर नोट्स लिखे और उसके अंदर कुछ इजाफ़े भी किए। तो अरस्तू जो रुश्द था उसकी तालीमात ईसाइयों के ज़रिए और पादरियों के ज़रिए उनकी यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँची तो वहाँ पर दो धड़े बन गए। एक धड़ा था जो इब्न रुश्द की मुखालफत करता था और दूसरा वो लोग थे जो इब्न रुश्द के हक़ में थे। जो मुखालफत कर रहे थे वो ज़्यादातर मजहबी लोग थे क्योंकि उनके नज़दीक इब्न रुश्द इल्हाद का दूसरा नाम था और जो रोशन ख़याल थे वो इब्न रुश्द की तालीमात को आगे बढ़ाने की ख़्वाह थे। वो उसके हक़ में आवाज़ उठा रहे थे और उनको बाकायदा टर्म इस्तेमाल की जाती थी रुश्दी की कि जो रुश्द के ख़यालात का कायल होता था। तो इब्न सीना, इब्न रुश्द, अर्राज़ी, इब्न हिशम और याकूब किंदी, अल-ख़वारज़मी ये वो साइंसदान थे या जिनके ख़यालात थे जिनको यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया गया और फिर उसके ऊपर उन्होंने अपनी रेनेसां की बुनियाद रखी और साइंस ने आगे की तरफ तरक्की का सफ़र तय किया। यही वो दौर है कि जब यूरोप के अंदर साइंस और फ़लसफ़े ने अपनी जड़ें मज़बूत की। उसमें अगर हम ज़िक्र करें तो बहुत सारे हमें साइंटिस्ट नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर अगर केपलर का ज़िक्र किया जाए कि जिसने फ़लकियात के क़वानीन और सितारों की हरकत के हवाले से ख़ासा अहम काम किया। फिर विलियम हार्वे भी उसने दौरान खून या सर्कुलेटरी सिस्टम जो था उसको मुतारिफ़ करवाया। फिर जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया जिसने वो कोपरनिकस था। कोपरनिकस का ताल्लुक़ पोलैंड से था और वो रोम की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता था और उसने पहले से मौजूद जो बतलीमूस का सिस्टम
निज़ाम शमसी का था कि जिसके नज़दीक ज़मीन साकिन है और निज़ाम शमसी के अंदर मौजूद बाकी सयारे इसके इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। यही वो नज़रिया था जो कि तमाम मजहबी किताबों के अंदर मौजूद था, लेकिन कोपरनिकस ने अपनी तहकीक से और अपने तजर्बात से इसको गलत साबित करने की कोशिश की और उसका ज़ाहिर है कि रद्द अमल भी हुआ और उसने टोलेमिक सिस्टम को ख़त्म करके अपना कोपरनिकस सिस्टम मुतारिफ़ करवाया और इस हवाले से उसने अजराम फ़ल्की के ऊपर की हरकत पर एक किताब भी तहरीर की। उसने 1509 से लेकर 1511 के दरमियान जितने भी ल्यूनर इक्लिप्स थे या सोलर इक्लिप्स थे उनका डाटा इकट्ठा किया, एनालिसिस किया और ये साबित किया कि ज़मीन जो है वो साकिन नहीं है, सूरज जो है वो साकिन है और बाकी निज़ाम शमसी के तमाम सयारे उसके इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त थी साइंस के अंदर और जिसके ऊपर पादरियों ने बड़ा रद्द अमल ज़ाहिर किया, लेकिन उसने चालाकी ये की कि अपनी किताब जो उसने तहरीर की अजराम फ़ल्की के हवाले से उसको पापाए आज़म जो उनका जो पॉप होता है उसके नाम मोहम्मद कर दिया। वो थोड़ा रोशन ख्याल आदमी था और उसने फिर जो बाकी पादरी थे उनको चुप करवा लिया। इसके बाद फिर इसी ख्याल को गैलीलियो ने आगे बढ़ाया। गैलीलियो ने दूरबीन ईजाद की और फिर इसके अलावा डायनेमिक्स के कवानीन जो थे वो मुरतब करने में कामयाब हुआ। उसने मुख्तलिफ़ तजर्बात किए और मुख्तलिफ़ अशिया को बुलंदी से नीचे की तरफ गिराया और ये साबित किया कि अजसाम हल्के हों या भारी वो एक ही वक्त में नीचे ज़मीन पर गिरते हैं। तो इस बुनियाद पर उसने फिर तिबियात के अंदर जो डायनेमिक्स है, जो हराकियात है, उसके क़वानीन मुरतब करने की कोशिश की और फिर पेंडुलम के हवाले से भी उसने अपने ख़यालात का इजहार किया। तो गैलीलियो के ऊपर मुकदमा बाकायदा तौर पर चलाया गया और उसको चर्च के सामने माजरत करनी पड़ी, माफ़ी मांगनी पड़ी। फिर ब्रोनो के साथ भी यही हुआ। तो ये एक रिजिड तबका उसके साथ मौजूद था और साइंस जो थी और फ़लसफ़ा जो था वो उसके सामने रद्द अमल ज़ाहिर कर रहा था और लोगों को नए अंदाज से और नई फ़िक्र से सोचने की दावत दे रहा था। इसी तरह साइंस के अंदर बहुत सारे नाम हैं जो इजादात हैं उस दौर के अंदर हुई और तोराचिली ने बैरोमीटर इजाद किया जिसकी मदद से हम मौसम का हाल मालूम कर सकते हैं। इसी तरह बॉयल के कवानीन आए जिसने हाइड्रोलिक जैक और जो हाइड्रोलिक था उसके कवानीन जिसके अंदर गैस इस्तेमाल होती है और हर गैस से इस्तेमाल जिसके अंदर होती है इंजन के अंदर उसके अंदर हम तकरीबन बॉयल के कानून को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह पास्कल ने कैलकुलेशंस के लिए अबेकस ईजाद कर लिया। ये कैलकुलेशंस फिर आगे जाकर कैलकुलेटर और कंप्यूटर की भी बुनियाद बनती हैं। तो ये वो तब्दीलियाँ थी और फिर आगे हम चलें तो 17th और 18th सेंचुरी के अंदर ये साइंस का तसलसल जारी रहता है और न्यूटन कशिश शकल के कवानीन मुतारिफ़ करवाता है जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी शामिल है। और साइंस की एक बड़ी तफसीली अगर इस पर हम गुफ्तगू करें तो इस पर किए जाते हैं। मुख्तसर ये कि साइंस ने इस दौर के अंदर अपनी जड़ें मजबूत की और नई नई ईजादात सामने आई। इस दौर के अंदर अगर आप देखें तो ज़्यादातर ईजादात का ताल्लुक़ इल्म फ़लकियात के साथ है और बहरी जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले आलात और औज़ार के साथ है। इसकी वजह ये है कि उस ज़माने में जितनी भी तिजारत हो रही थी वो बहरी जहाज़ों के ज़रिए होती थी और बहरी जहाज़ों की डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए इल्म फ़लकियात से शुद्ध या इल्म फ़लकियात के अंदर महारत होना बहुत ज़रूरी थी और इसी ज़मीन में बहुत सारी इन्वेंशंस भी उस दौर के अंदर हो रही थी और यही आगे चलकर इस साइंसी क़वानीन और साइंसी ईजादात ने यूरोप के अंदर मशीनी अहद को जन्म दिया और वहाँ पर जो मशीनें थीं वो अब
इंसानी बाजुओं की जगह उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, जिससे पैदावार में इजाफा हुआ और वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या सनती इनकलाब जो था वो रूनुमा होना शुरू हो गया। फिर इसी तरह इकनॉमिक्स के अंदर मेर्केंटाइल सिस्टम जो था वो मुतारिफ हुआ और इक्तिसादी सूरत हाल जो थी वो बदलती हुई हमें नज़र आती है। फ़लसफ़े के अंदर अगर हम देखें तो बेकन हैं, रेने डेकार्ट हैं, स्पाइनोज़ा हैं, जिन्होंने अक्ल की बुनियादों पर चीज़ों को परखने की तरफ तवज्जो दिलाई और माबाद-उत-तिबियात के बजाय या मेटाफिज़िक्स के बजाय उन्होंने तजर्बियत पर ज़्यादा ज़ोर दिया। तजर्बियत में अगर हम देखते हैं तो उसमें बुनियादी फ़िक्र जो है वो ये है कि आप इल्म हासिल सिर्फ़ हवासे ख़म्सा के ज़रिए ही कर सकते हैं। वो चीज़ें जो इंसान के तजर्बे में आती हैं उन्हीं को आपका दिमाग तज्ज़िया करके उनसे नताइज अख़ज़ करता है। और जो बेकन था उसने डिडक्शन की बजाय इंडक्शन पर ज़्यादा ज़ोर दिया और मंतिक़े इस्तक़रा जो थी उस दौर के अंदर ज़्यादा सामने आती है। इसी तरह कार्टीज़ियन सिस्टम जो था वो रेने डेकार्ट ने मुतारिफ़ करवाया और फिर रियाज़ी के अंदर और तिबियात के अंदर उसके बहुत सारे ऐसी पेशरफ्त हैं कि जिन्होंने आगे चलकर एक तब्दीली के अमल को जन्म दिया। रेने डेकार्ट और स्पाइनोज़ा और बेकन और इस तरह के दीगर जो फ़िलासफ़र्स थे उन्होंने इस चीज़ को या साइंस को तरवीज देने की कोशिश की, जिससे चर्च की जो अजारादारी थी वो किसी हद तक ख़त्म होती हुई नज़र आती है और जो यूरोपी तहज़ीब है वो जाकर आगे एक नए दौर में दाखिल होती है और फिर इसी दौर के अंदर से रोशन ख़याली की जो तहरीक है वो जन्म लेती है। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर एक और जो बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ वो था मार्टिन लूथर की तहरीक, जिसको हम इस्लाह मज़हब की तहरीक भी कहते हैं। ये तकरीबन इसका ज़माना जो है वो 16वीं सेंचुरी का है, यानी 1500 अगर हम देखें तो 17 में मार्टिन लूथर ने जो विटिंगबर्ग यूनिवर्सिटी है वहाँ पर अपने कुछ 95 निकात आवेज़ा किए और उस दौर के अंदर जो चर्च था वो इस कदर हावी था कि वो लोगों को जन्नत के सर्टिफिकेट्स अता कर रहा था। और वो कोई भी आदमी जो उन सर्टिफिकेट्स को ख़रीदता था तो उसके जो आबा व अजदाद आलम बरज़ख में मौजूद थे उनके गुनाह माफ़ हो जाते थे और जो सर्टिफिकेट्स ख़रीद लेता था माजी ने ख़ुद भी जो उसने गुनाह किए थे वो भी माफ़ हो जाते थे और मुस्तक़बिल में जो गुनाह उससे वक़ूफ़ पज़ीर होंगे उनकी भी ज़मानत मिल जाती थी। यूँ वो सर्टिफिकेट जो था वो जन्नत में बराह रास्त दाखिले का सबब बन जाता था। तो ये बात जो थी वो कहीं भी मौजूद नहीं थी ईसाइयत की अंदर और किसी भी यहूदियत के अंदर या इस्लाम के अंदर किसी भी मज़हब ये इजाज़त नहीं देता कि आप लोगों को जन्नत के सर्टिफिकेट्स दें। तो वो बिक रहे थे और जो पादरी थे उनको उससे इनकम हो रही थी और वो अमीर से अमीर तर होते चले जा रहे थे। इसके ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल जो था वो मार्टिन लूथर की तहरीक से आया और फिर मार्टिन लूथर के ख़िलाफ़ पादरियों ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। इससे पहले भी इस्लाह मज़हब की तहरीकें यूरोप के अंदर जन्म लेती रही थी। मसलन जॉन की तहरीक जो थी वो चेकोस्लोवाकिया में शुरू हुई लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। उस पर कुफ्र और इल्हाद के फतवे लगाकर जॉन को रास्ते से हटा दिया गया। फिर इसी तरह फ्लोरेंस के अंदर भी सवाफ़ारोला की जो तहरीक है वो शुरू हुई और उसके साथ भी यही हुआ। लेकिन मार्टिन लूथर के पीछे चूँकि जर्मन हुकूमत मौजूद थी और उसको पूरा सपोर्ट कर रही थी, इसलिए मार्टिन लूथर की जो तहरीक है वो कामयाब करार पाती है और उसकी इस रद्द-ए-अमल के तौर पर जो लोग थे वो मार्टिन लूथर के साथ मिलते चले गए और उन्होंने बाकायदा प्रीस्ट जो हैं या चर्च जो है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी किया, लेकिन उन्हें पुरअमन रहने की मार्टिन लूथर ने तलक़ीन की। जर्मनी के अंदर अगर आप देखें तो वो उसके ख़िलाफ़ इसलिए था कि वहाँ पर जो कैथोलिक के चर्च थे वो लोगों से टैक्स वसूल करते थे और टैक्स वसूल करके वो
पापाए रूम, जो उनका पापाए रोम है, उसको वो देते थे। और वहाँ पर जितने लोग थे वो उन टैक्सों से बड़ी अयाश पसंद ज़िंदगी गुजार रहे थे, और वो टैक्स जर्मन हुकूमत को बहुत कम जाते थे। दूसरा, चर्च के अंदर जो आदमी पनाह ले लेता था उसको हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर पाती थी। सो इस तरह हुकूमत की जो इख्तियारात थे वो बहुत महदूद से महदूद तर होते चले जा रहे थे। इसलिए चर्च की इस बालादस्ती को, और ख़ास तौर पर कैथोलिक चर्च जो है वो उसको नीचा दिखाना या उसको कमज़ोर करना, ये जर्मन हुक्मरान जो थे उनकी प्रायोरिटी में या उनकी अव्वलियत में शामिल था। इसीलिए वो मार्टिन लूथर को सपोर्ट कर रहे थे। और जर्मनी के अंदर मज़दूरों और किसानों ने मिलकर जब हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तहरीक को बुनियाद बनाते हुए रद्द अमल या बगावत की, तो मार्टिन लूथर जो था वो हुक्मरानों से मिल गया और उनसे कहा कि इनको सख्ती से कुचल कर दें, इस तरह कुचल दें। और इस तरह जो था वो हुकूमती हलके भी मार्टिन लूथर के साथ शामिल हो गए, अवाम शामिल थी, और इस तरह एक इस्लाही मज़हब की तहरीक जो थी वो अपनी कामयाबी को पहुंची। और यूँ ईसाइयत जो थी वो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स में तकसीम हो गई, और एक इस तहरीक को फिर आगे चलता हुआ हम तारीख़ में देखते हैं। और ज़्विंगली गालिबन उसका नाम है, या कैल्विन, इन्होंने बरतानिया के अंदर प्रोटेस्टेंट्स को रवाज दिया, और वहाँ पर भी कैथोलिक जो था वो कमज़ोर से कमज़ोर होता चला गया। सो इस तरह चर्च की जो इजारादारी थी वो ख़त्म हुई, और फिर साइंस ने और फ़लसफ़े ने में रवाज पाया, और यूरोप के अंदर एक 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 एनलाइटनमेंट या रोशन ख्याली की तहरीक जो आगे जाकर 18वीं 19वीं सदी में शुरू होती है, वहाँ पर हमें दिखाई देती है।